हेलो एंड वेलकम टू इग्नू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड, जहाँ पर हम बात करते हैं इग्नू की हिस्ट्री के बारे में बीए और एमए की। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट MHI 108 के थीम 1 की यूनिट 2 नेचर एंड वुमेन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचर क्या है। नेचर एक इल्यूसिव एंड कंटेस्टेड टर्म है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। कुछ लोगों के लिए नेचुरल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ह्यूमन इन्फ्लुएंस, जबकि कुछ दूसरे लोगों के लिए नेचर का मतलब होता है ये पूरा ब्रह्मांड, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्लोब जहाँ पर ह्यूमैनिटी भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है और सभी चीज़ें हैं। तो नेचर का मतलब सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे जैसे हम सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ या एग्रीकल्चर के साथ, वो एक्सप्लॉयटेटिव रहता है। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए। लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में और भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। The contestation of natural resources grew exponentially with the Industrial Revolution and population explosion around same time. अब बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है विमेन एंड नेचर, यानी कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं नेचर का विमेन के साथ क्या रिलेशन है। अब इन्वायरमेंटल हिस्ट्री का मतलब तो हम सब अब तक जान ही चुके हैं इससे पहले के डिस्कशंस के थ्रू, कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर ओवर टाइम, एंड इट एग्जामिन्स हाउ फॉरेस्ट, रिवर्स, लैंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज have influenced human societies and how people have transformed the environment, कि कैसे लोगों ने, कैसे ह्यूमन ने जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें कि विमेन का नेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो ट्रेडिशनली विमेन को ऐसा माना जाता है कि उनका नेचर के साथ बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन रहा है, बिकॉज ऑफ दियर कन्वेंशनल रोल एट नर्चरर्स ऑफ द फैमिली। जैसे कि एक जो महिला होती है, विमेन होती है, वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, देखभाल करती है, सेम उसी तरीके से वो पेड़ पौधों की भी देखभाल करती है। तो इस तरीके का कनेक्शन जो है वो हम देखते हैं नेचर और विमेन के बीच में। अगर हम ट्रेडिशनल सेटअप की बात करें तो विमेन जो थी वो मेनली सर्व करती थी एज अ प्राइमरी केयर टेकर्स ऑफ द हाउस होल्ड, एंड दे ऑफन अंडरटुक जर्नीज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गैदर इसेंशियल रिसोर्सेज लाइक लकड़ियाँ, वाटर और जो भी नेसेसरी गुड्स होते थे उनको इकट्ठा करने का काम हाउस होल्ड के लिए मेजरली का विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। विमेन ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है जो भी नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। आज भी अगर हम घर में अपने देखें, जब भी हम घरेलू नुस्खे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कभी किसी को खांसी जुकाम हुआ तो हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो बताती है कि भाई हल्दी दूध ले लो, या अगर कोई और आपको दिक्कत हुई उसके लिए कोई और जड़ी बूटी या कुछ बता देते हैं। तो ये नॉलेज कहाँ से आई? तो ये जो इको फेमिनिज्म है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में हम नेचर और वुमेन के रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये इसी का एक हम बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसी का रिजल्ट बोल सकते हैं कि विमेन नेचर से इतना क्लोजली रिलेटेड रही है कि उनके पास नेचर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो क्लोजली इनका लिंक हमें देखने को मिलता है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया है और साथ ही साथ उन, जैसे एक फैमिली को केयर टेकर की तरीके काम करती हैं, केयर गिवर्स होती हैं फैमिली की, वैसे ही वो पेड़ पौधों के साथ भी वही रिलेशन हमें विमेन का देखने को मिलता है। अब ड्यू टू डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचर फॉर एसेंशियल लाइक फूड, फ्यूल एंड शेल्टर, women become particularly vulnerable to any environmental threats, यानी कि कोई भी environmental disaster या threat आता है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होती हैं वो women होती हैं। जैसे कि कहीं सूखा पड़ रहा है या कहीं बाढ़ आ रही है या कोई और डिज़ास्टर आ रहा है, तो विमेन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, जिससे कि वो अपने फैमिली का टेक केयर ठीक से नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं विमेन की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी नेचुरल हज़ार्ड की वजह से। अगर हम क्लोज रिलेशनशिप की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि विमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नेचर के साथ,
जब भी किसी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वुमेन की लाइफ में उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इको फेमिनिज्म क्या है। उससे पहले हम जैसे कि बात कर चुके हैं वुमेन एंड नेचर की, कि ये यूनिट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वुमेन जो है हैव ट्रेडिशनली बीन क्लोजली एसोसिएटेड with natural resources because they are often responsible for collecting fuel wood, fodder, water and food for their families. रूरल सोसाइटीज़ में विमेन के पास क्योंकि नेचर से ज़्यादा क्लोजनेस हमें देखने को मिलती है, तो फॉरेस्ट के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, सीड्स के बारे में या वाटर कंजर्वेशन के बारे में विमेन के पास बहुत वैल्यूएबल नॉलेज रहती है, जो वो जनरेशन टू जनरेशन पास करती जाती है। और आज हम अपने घरों में इस चीज़ को देख सकते हैं। इको फेमिनिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम इकोलॉजी को फेमिनिज्म से रिलेट करते हैं। ये टर्म जो है ये ओरिजिनेट हुआ था 1974 में। इसका सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया था फ्रैंकोइस डी यूबॉन ने, जब उन्होंने मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इकोलॉजिकल मूवमेंट्स देखे, जैसे कि चिपको हुआ, अपिको मूवमेंट हुआ और नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ऐसे आंदोलन जब उन्होंने देखे तो उन्होंने देखा कि जब भी हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं या जंगलों को बचाने की बात करते हैं तो वहाँ पर महिलाएं सबसे आगे आती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती हैं ताकि वो फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होता है तो सबसे ज़्यादा किसी की लाइफ अगर इससे अफेक्ट होती है तो वो है विमेन। इको फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि विमेन का जो लिबरेशन है, आज़ादी है, उसको हम सेपरेटली नहीं देख सकते फ्रॉम द लार्जर स्ट्रगल टू प्रिजर्व लाइफ एंड नेचर ऑन अर्थ। इसलिए जो इको फेमिनिज्म है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा वैल्यू सिस्टम है, सोशल मूवमेंट है या एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें एक पॉलिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करती है, जो हमें ये बताने में मदद करता है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और एंड्रोसेंट्रिज्म के बीच में क्या लिंक है। इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन आर इंटरकनेक्टेड। जब भी हम बात करते हैं इको फेमिनिज्म की तो वहाँ पर कुछ स्कॉलर्स जैसे वंदना शिवा जैसे लोग आते हैं, वो बताते हैं कि विमेन आर द प्रोटेक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हिस्टोरियंस जो हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि सभी विमेन सेम जो भी एक्सपीरियंस है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का, वो सेम वे में वो एक्सपीरियंस नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हर चीज़ के लिए है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से लेके मिडीवल हिस्ट्री तक और मॉडर्न हिस्ट्री तक भी हम देखें तो हमें हर जगह कास्ट, क्लास और रिलीजन के हिसाब से विमेन की लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, जहाँ पर विमेन को पढ़ने का राइट नहीं हुआ करता था, तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी को राइट नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े राजघराने की औरतें हुआ करती थी उनके पास राइट था, वो पढ़ सकती थी। लेकिन जो लोअर कास्ट या जो एक सामान्य पब्लिक है उसके वहाँ की औरतों के पास इस तरीके के राइट्स नहीं हुआ करते थे। हम पहले की बात छोड़ दें, हम आज की बात करते हैं। आज भी अगर आप देखते हैं, जैसे पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके हम इकोनॉमिक सिचुएशन से बहुत वाकिफ़ हैं, मतलब हम जानते हैं कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो क्या वहाँ की सभी महिलाओं की ज़िंदगी जो है वो कष्टपूर्ण है या स्ट्रगलिंग है? नहीं है। वहाँ पे जो भी अमीर लोग हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, वहाँ की विमेन को पूरी आज़ादी है, उनको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। वो तो वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस देखने को मिलता है विमेन की लाइफ में, कास्ट, क्लास, रीजन या रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है। अब इको फेमिनिज्म की कई सारी ब्रांचेस है, यानी कि इको फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जैसे कि रैडिकल इको फेमिनिज्म, कल्चरल इको फेमिनिज्म, सोशल इको फेमिनिज्म, लिबरल इको फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट। रेडिकल का मतलब नाम से ही है कि एकदम से रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं ये लोग। यहाँ पर कल्चरल एंगल देखने को मिलता है, सोशल एंगल देखने को मिलता है, लिबरल एंगल भी देखने को मिलता है। तो इको फेमिनिज्म को अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, वही इसकी ब्रांचेस निकल के आती हैं। अगर हम बात करें रेडिकल इको फेमिनिज्म की, तो रेडिकल इको फेमिनिज्म जो है इट हैज़ इवॉल्व्ड इन द लेट 1980s। ठीक है।
अब यहाँ पर जो रेडिकल इको फेमिनिस्ट हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि बाय इक्वेटिंग नेचर विद वुमेन द डोमिनेंट पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी डिग्रेड्स बोथ वुमेन एंड जेंडर। उनका कहना ये है कि हम डायरेक्टली वुमेन को नेचर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नेचर जेंडर बायस नहीं है और हम अब इको फेमिनिज्म के थ्रू इसको जेंडर बायस बता रहे हैं। It is hence important, according to them, to closely study the patriarchal society to end this close association of women with nature, where both women and nature have been seen as commodifiable assets and men have seen as the ones who establishes order. उनका कहना ये है कि जब भी हम women और nature को इस तरीके से एसोशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों को एक कमोडिफाइबल एसेट के रूप में देखते हैं, और जहाँ पर men जो है वो ऐसी पर्सनालिटी के रूप में दिखाए जाते हैं जो अपने ऑर्डर को स्टैब्लिश करते हैं, जो रूल करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कल्चरल इको फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्लोज एसोसिएशन बताता है विमेन और नेचर का। यहाँ पर जो चाइल्ड का जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का एंड मेंस्ट्रुएशन को, उसको कंपेयर किया जाता है नेचर से, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग और बेनिफिशियल बॉन्ड बिटवीन वीमेन एंड नेचर जो है वो बताया जाता है जैसे कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव होता है वैसे ही नेचर का भी रिप्रोडक्टिव होता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो हमें कल्चरल इकोफेमिनिज्म ने देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सोशल इकोफेमिनिज्म की, तो सोशल इकोफेमिनिज्म क्या बताता है? सोशल इकोफेमिनिज्म कंटेंट करता है कि women and nature have both been oppressed by male dominated society. Women are better suited than men to advocate for nature. मतलब सोशल इकोफेमिनिज्म में सोसाइटी के जो पैट्रियार्कल नेचर है उस पर फोकस किया जा रहा है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि नेचर को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है मेल ने, सेम उसी तरीके से विमेन को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में विमेन और नेचर दोनों ही एक्सप्लॉइट की गई हैं मेल के द्वारा, इसलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू सोशल फेमिनिज्म में सोशल इको फेमिनिज्म में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लिबरल इको फेमिनिज्म की, तो लिबरल इको फेमिनिज्म फोकस करता है कि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको हम किसी जेंडर के साथ एसोसिएट ना करें, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, और हम जो भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पार्टिसिपेशन और जो दोनों की इम्पोर्टेंस को हम इक्वली इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। Women can overcome societal stereotypes linked to their biology and actively participate with men in the shared cultural mission of environmental conservation. उनका कहना ये है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि मैन या वुमेन कोई भी हो, जो भी हमारे सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ओवरकम करके दोनों को ही साथ में आना चाहिए और नेचर का प्रिजर्वेशन करना चाहिए। फिर हम बात करें अगर सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी इसमें आता है तो उसमें भी इस तरीके की बातें की गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो दो पर्सनालिटीज़ हैं, जो एक है पाल वॉल प्लमवुड और दूसरे हैं ससाइल जैक्सन। इनका कहना क्या है? ये क्रिटिसाइज करते हैं इको फेमिनिज्म को, बताते हैं कि डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन इको फेमिनिस्ट इमेजरी परपेचुएट जेंडर्ड एक्सपेक्टेशन रूटेड इन पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी कि ज़बरदस्ती का वुमेन के ऊपर बर्डन नहीं डालना है कि विमेन और जो इकोलॉजी है, विमेन और नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए केवल विमेन ही रिस्पॉन्सिबल है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए। इस तरीके का जो पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइपिंग है वो हमें नहीं करना चाहिए। मेन और विमेन को दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए नेचर के प्रिजर्वेशन में। इंडिया में इको फेमिनिज्म में किस तरीके से देखने को मिलता है? हमारे यहाँ शक्ति जो है, नेचर को शक्ति का रूप माना जाता है। नेचर हैज़ बीन व्यूड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ फेमिनिन प्रिंसिपल। जैसे शिव और शक्ति, दो चीज़ों की हम बात करते हैं, तो शक्ति एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो मैनिफेस्टेशन है नेचर का, ठीक है ना। तो हम शक्ति को ही नेचर बोलते हैं, नेचर को ही शक्ति बोलते हैं। हम ऐसा मानते हैं, इंडिया में ऐसा माना जाता है कि नेचर जो है वो एक फेमिनिन प्रिंसिपल है और इसे फेमिनिन के द्वारा ही नर्चर किया जाता है, ठीक है।
तो ये कनेक्शन इस तरीके का हमें देखने को मिलता है कि नेचर को हम खुद ही फेमिनिन एक फेमिनिन पावर मान रहे हैं। अब इको फेमिनिस्ट की बात करें तो इंडिया में दो नाम सामने आते हैं, एक है वंदना शिवा, दूसरा है बीना अग्रवाल। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में विमेन का रोल हमें कैसे देखने को मिलता है, तो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, जो बताते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं मॉडर्न इंडिया में, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि महिलाओं ने आगे बढ़कर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अपना शो किया है हर एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए, सड़कों पर उतरी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट फेलिंग रोकने के लिए हो, चाहे वो अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के लिए हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो ओवर फिशिंग को रोकने के लिए हो। कोई भी इन्वायरमेंटल इशू अगर आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें विमेन का देखने को मिलता है, ये रामचंद्र गुहा जी बोलते हैं। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है राजस्थान के जोधपुर में। अब राजस्थान के जोधपुर में एक राजा थे किंग अभय सिंह, 1730s में। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था कि वो खेजरली विलेज के जो पेड़ हैं उनको काट कर लाएं, ताकि वो अपना एक नया पैलेस बनाना चाहते हैं। अब ये जो खेजरली विलेज है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जो है रहती थी, बिश्नोई कम्युनिटी। वो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ये जो खेजरी ट्री था ये बहुत ही सैक्रेड माना जाता था। आज भी जैसे हम बात करते हैं वट वृक्ष की या पीपल की, तो हमारे जो हिंदू जो भी कम्युनिटी है वहाँ पर हिंदू रिलीजन में क्या है कि ये पेड़ जो है हमारे लिए सैक्रेड है। इसी तरीके से खेजरी ट्री बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत ही सैक्रेड होता है। इसी बिश्नोई कम्युनिटी की एक महिला थी अमृता बाई, जिन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट करते करते अपनी जान जो है वो सेक्रीफाइस कर दी। शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ एज शी एम्ब्रेस्ड द खेजरी ट्री एज सैक्रेड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट निकल के आया बाय द विलेजर्स हु रिगार्डेड द खेजरी ट्री एज सैक्रेड। Amrita Bai of Khejarli village sacrificed her life as she embraced the Khejri tree। अमृता बाई और उनकी बैंड ऑफ विमेन बिश्नोइज जो थी वो फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड के पार्टिसिपेंट के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो माना जाता है। उसके बाद से जब इतना बड़ा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिला जिसमें इनकी जान भी चली गई, तो उसके बाद राजा को मजबूरन फिर अपना जो आदेश था उसको रोकना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद से ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी फेमस हो गया। ठीक है, अब क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी इस ट्री को सैक्रेड मानते थे, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 363 विलेजर्स अलॉन्ग विद द अमृता देवी डाइड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। समझ गए ना कि एक पेड़ को बचाने के लिए 300 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब बात करते हैं हम मॉडर्न इंडिया में जो भी हमें एनवायरमेंटल मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट की, फिर अपिको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट। वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मूवमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम चिपको मूवमेंट की। तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, गढ़वाल हिमालयाज में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अब चिपको का मतलब होता है हगिंग द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को चिपक कर उनको बचाना, उनको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो प्रिवेंटेड द कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज। एक स्पोर्ट्स गुड्स मेकिंग कंपनी थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही वो स्पोर्ट्स गुड मेकिंग कंपनी क्या कर रही थी, गढ़वाल हिमालयाज में पेड़ों को काट रही थी, जिसके खिलाफ वहाँ पर ये चिपको मूवमेंट शुरू हुआ। इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं गौरी देवी, बचनी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड दाशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, जिसके बाद से फिर स्पोर्ट्स गुड जो कंपनी थी जो पेड़ों की कटाई कर रही थी उसको वापस आना पड़ा और वहाँ पर पेड़ों की कटाई रुकवा दी गई। नेक्स्ट आता है अपिको मूवमेंट जो 2010 में शुरू हुआ। ये पहला लार्ज स्केल मूवमेंट था साउथ इंडिया का, कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था। अपिको का मतलब भी होता है हगिंग द ट्रीज इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ठीक है, ताकि वो जो ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये भी था अगेंस्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट की। ये मूवमेंट हुआ 2015 में। ये जो एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था केरला के
पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में उस एवरग्रीन फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। एक प्रोजेक्ट 2015 में प्रपोज किया गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट आ जाता तो वहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो उसका डिग्रेडेशन हो जाता, ठीक है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। केरला के वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। साइलेंट वैली को एक वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही साथ ये जब मूवमेंट हुआ उसके बाद ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसको अल्टीमेटली नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। और इसमें लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में हमें सुगथा कुमारी का नाम देखने को मिलता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत होती है 1985 में अंडर लीडरशिप ऑफ मेधा पाटकर। अब नर्मदा सरोवर डैम प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट निकल के आया। ये जो डैम प्रोजेक्ट था ये कवर करता था गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 30 मेजर, 135 मीडियम और 3000 स्मॉल डैम्स बनाने का प्रोविजन था, जिससे अगर ये जो है एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद 3,20,000 से ज़्यादा ट्राइबल रेजिडेंट को डिस्प्लेसमेंट का थ्रेट जो था वो सहना पड़ता। और साथ ही साथ 37,000 से ज़्यादा हेक्टेयर के फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज हो जाते, यानी कि उनकी रोजी रोटी चली जाती। अब इतनी बड़े अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। इसीलिए ये जो नर्मदा सरोवर डैम प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च किया गया और कई सालों तक ये चला। आज भी इस आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका बस एक ही क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि किसी किसी चीज़ में हम ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं। यानी कि हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि इको फेमिनिज्म जो है वो समटाइम्स रोमांटिसाइज करता है विमेन का रिलेशनशिप विद द नेचर और बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है, कुछ पॉइंट्स को ओवरलुक करता है। एक तरीके से कहीं ना कहीं हम ये जेंडर बायस्डनेस हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। कंक्लूड करते हैं फाइनली हम अपने लेक्चर को और हम कह सकते हैं नेचर एंड विमेन शेयर अ क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बट दिस रिलेशनशिप मस्ट बी अंडरस्टूड विद इन ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको जो भी नया लेक्चर है, जो भी नया वीडियो है उसका अपडेट तुरंत मिल जाए और कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।